नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दूसरे एपिसोड के 35वें क्रम में मैं आपके बीच बस्ती से डॉक्टर शिवा, आपका प्यारा दोस्त, एक बार फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों की चर्चा के लिए आपके साथ। कल मैंने आपको A3 के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या की थी और उसके F1 और F2 पर मैंने आपसे चर्चा किया। कल मैंने सुबह और शाम 2 क्लास लिए थे और आज भी रात में फिर आपसे एक बार पुनः मुलाकात करने का प्रयास करूंगा। आज हम लेते हैं पी के औषधियों पर चर्चा करते हैं, यानी पेट्रियोल। पेट्रियोल ग्रुप की सभी औषधियां हमारे श्वसन संस्थान से संबंधित हैं और श्वसन संस्थान से संबंधित ये संपूर्ण औषधियां, जो 4 औषधियां P1, P2, P3 और P4 बनाई गई हैं, इनका जो डिवाइडेशन है, हमारे साथ इस समय डॉक्टर AP सिंह विषय हैं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। आपने इस क्लास को ऑनलाइन देखने का विचार बनाया है, आपका आभार है। हमारे और भी साथी लगातार लाइन पर हैं। तो P1, P2 और P3, P4 जो हमारे रमाशंकर जी के संयुक्त प्रयासों से जो हम लोगों ने P ग्रुप के मेडिसिन का डिवाइडेशन किया था, तो P1 की मेडिसिन पर्टिकुलरली ब्रोंकियोल के लिए है, P2 की पर्टिकुलर मेडिसिन लंग्स के लिए है, P3 की मेडिसिन ट्रैकियल चैम्बर के लिए, ट्रैकिया के लिए है, और P4 ये कंप्लीट रिस्पिरेटरी चैनल को कंप्लीट करती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करती है। इस नाते जहाँ पे हम P1, P2 और P3 का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम P4 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि P4 हमारे नेजल चैम्बर से लेकर के लंग्स और लंग्स के आगे ब्लड कैपिलरीज में जहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है, अर्थात विभिन्न कोशिकाओं से संबंधित ब्लड के टिश्यूज और में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात P1 की, जो पेट्रियोल ग्रुप की पहली मेडिसिन है P1, इसमें कुल मिलाकर के मैटी जी ने 6 पौधों का समावेश किया था, जिसमें पहला पौधा था एडियंथम कैपिलस वेनरिस। ये पॉलीपेडेसी फैमिली का पौधा है। दूसरा पौधा उन्होंने मिलाया था एलियम सीपा, जो लिलियसी फैमिली का पौधा है। प्रकाश शिंदे भी इस समय लाइन पर है। मैं प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा पौधा इसमें फेलियंडम एक्सिटम मिलाया, जो यू फेबुलोसी फैमिली का पौधा है। चौथा पौधा इन्होंने यूकेलिप्टस ग्लोबुलस का प्रयोग किया, जो मेरिटेसी फैमिली का पौधा है। अगला पौधा पॉली गाला अमारा, ये पॉली गलेसी फैमिली का पौधा है। और अंतिम पौधा इन्होंने मिलाया यूरागोगा आईपी कुटेंसिया, जो कि रूटेसी फैमिली का पौधा है। तो इस तरीके से P1 ग्रुप में 6 पौधे मिलाए गए, और P2 में इन 6 पौधों के अतिरिक्त 4 अन्य पौधों का मिश्रण किया गया। जो 4 अन्य पौधे थे P2 के लिए, वो थे ग्लोबिमेटी, और दूसरा था ट्यूक्रियम स्कॉर्डियम, तीसरा था ग्लोकोमा हेडिक्रेसा, और चौथा था ग्लेपेस ओक्रेल्सिया। P3 में 3 अलग पौधे मिलाए गए उन 6 पौधों के अलावा, जिसमें पहला था ड्रोसेरा रूटेनफ्लोरिया, दूसरा था हाइड्रेस्टिस कैपेंसिस, और तीसरा था हायोसेंगन नाइग्रा। P4 में 2 अलग पौधे मिलाए गए, एक पौधा था एकोनाइटम और दूसरा था अर्निका मोंटाना। तो इस तरीके से 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15 पौधों से पूरे P ग्रुप को बनाया गया। चूँकि मेट का आप सब ने पढ़ा है, पौधों के नाम भी आपके सामने होंगे। पवन शुक्ला जी हमारे एक परम मित्र हैं, जो इस समय
हमारे लाइन पर हैं, वो हमारे इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। मैं पवन शुक्ला जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये 15 पौधों से हमने पी ग्रुप को बनाया और इन 15 पौधों से पी ग्रुप में हमने 4 ग्रुपों में उनको डिवाइड किया, P1, P2, P3 और P4 में। इस तरीके से P1 में 6 पौधे, P2 में 10 पौधे, P3 में 9 पौधे और P4 में 8 पौधे। यानी उन 6 पौधों के अलावा जब हम P2 में गए तो 10 पौधों का मिश्रण किए तो हमारे 4 पौधे अलग हो गए। P3 में हम 9 पौधे थे तो हमारे 3 पौधे बढ़ गए। P4 में हम केवल 8 पौधों का मिश्रण किए तो उसमें हमारे 2 पौधे बन गए। तो कुल मिलाकर के हमने 15 पौधों का चयन किया पी ग्रुप की मेडिसिन का निर्माण करने के लिए। अब अगर हम बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला पौधा आपका जो पी ग्रुप में डाला गया वो था एलियम सीपा। एलियम सीपा ये आपका कॉमन नेम इसका प्याज है। आप सब प्याज के बारे में जानते हैं और रस के बारे में भी आपने बहुत कुछ सुन रखा। प्याज का रस हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करता है। प्याज के रस की चोट में, दर्द में, मोच में, घाव में, सूजन में, अनेक स्थानों पर प्याज के रस का प्रयोग होता है। और प्याज का प्रयोग विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने अपने विभिन्न औषधियों में किया है। तो हमने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एलियम सीपा यानी ओनियन पौधे का प्रयोग किया है। हम इसको हम प्याज कह रहे हैं, हालांकि ये लहसुन, इसका कॉमन नेम लहसुन है सीपा में। इसको फिर से मैं संशोधित कर दूं कि इसका कॉमन नेम लहसुन है। लहसुन और प्याज एक ही फैमिली के पौधे हैं, फैमिली लिलिएसी के। इस नाते मेरे मुंह से प्याज निकल गया। तो हम इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं लहसुन के और जो इसका डिस्क्रिप्शन है, इसके जो फ्लावर होते हैं ये अम्बेल टाइप के होते हैं, घंटी के आकार के, ट्राइमनस होते हैं, 6 स्टेमन इसमें पाया जाता है, ट्राई कार्पली ओवरी इसका होता है और फ्रूट इसके कैप्सूल की तरीके होते हैं, यानी कैप्सूल फ्रूट इसका टाइप है और ट्राइडाइमनस या 6 स्टेमन के रूप में ये पाया जाता है। डॉक्टर P.K. श्रीवास्तव, डॉक्टर जो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, वो भी लाइन पर, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेडिसिनल प्रॉपर्टी में अगर हम इस पौधे को एलियम सीपा को देखें तो ये देखते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट या डायूरेटिक कफ सिरप के लिए इसका प्रयोग बहुत होता है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने इसका कफ सिरप में प्रयोग किया है। कफ मेडिसिन इसका नाम ही है। इसको हर मेडिसिन में डाला गया जो कफ से संबंधित या खांसी संबंधित है। हल्की खांसी आने पर, कफ बलगम ना निकल रहा हो, उस तरीके के रोग में हम इसका प्रयोग करते हैं। सुरेंद्र गुजरार इस समय लाइन पर है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा पौधा इसमें डाला गया है एडियंटम कैपिलस। ये फैमिली पॉलीपिडेसी का पौधा है और इसमें लगभग 2 से 3 पिनेट के हॉर्ल होते हैं। इसके पुष्पों का क्रम 2 हॉर्ल में होता है। ये रेडिश कलर के नेकेड किडनी के आकार के शेप के इनके बीज होते हैं जो फल बाद में फल के रूप में परिवर्तित होते हैं और इनमें 2 से 3 इंच का ब्रॉड अल्टीमेट इनके पत्तियों का आकार पिन्यूट टाइप का होता है। अगर हम इस पौधे की पत्तियों को दवा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जहाँ तक मेडिसिनल वैल्यू है बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडियंटम कैपिलस को हम हर्ब की तरह म्यूसिलिजिनस पेक्टोरल और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में या कफ सिरप के रूप में हम इस जहाँ भी कफ सिरप बनती है जिन औषधियों में, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी हमारी दोनों औषधियाँ फिलहाल खांसी संबंधित या कफ से संबंधित ये 2 औषधियों का मिश्रण इसमें किया गया। ये एक टफ पार्ट है जो विशेष करके ये पौधा पांडिचेरी में और महाबलेश्वर में, पूना में, नासिक में, गुजरात में इसके ये पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एडियंटम कैपिलस के। और एलियम सीपा तो आपके आसपास लहसुन का और प्याज की खेती तो हर जगह होती है। लहसुन प्याज तो लगभग कॉमन होता है।
इस पौधे का उपयोग विभिन्न प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों में मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज में कुछ अनियमितताओं के लिए भी किया जाता है। तीसरा पौधा है यूकलिप्टस ग्लोब्यूलस। ये पी ग्रुप की बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जिसको औषध के रूप में हमने मिलाया है अपने औषधि में। ये फैमिली मेरिटेसी का पौधा है और इसे नीलगिरी की पहाड़ियों पर, शिमला में, शिलांग में, मेघालय में और विशेष करके यह ऑस्ट्रेलियन पौधा है, लेकिन इसको अपने देश में उन स्थानों पर ज़्यादा उगाया गया है जहाँ पर पानी की मात्रा ज़मीन में ज़्यादा है और इनको ये नीचे बहुत गहराई तक जाते हैं और वहाँ से पानी ये खींच लेते हैं। इनमें ये सदैव लार्ज होते हैं, एवरग्रीन पौधे पाए जाते हैं। इनकी बार्क यानी छाल, इनके फूल, इनकी पत्तियाँ सभी औषधि के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इनके कैलिक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। कैलिक्स और करोला रिंग लाइक होता है और कैलिक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ज़्यादातर हमारी औषधियों में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पी ग्रुप में इस मेडिसिन को इसलिए मिलाया गया है कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही कारगर पौधा है ये। एंटीसेप्टिक यूज में, इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्टेन स्किन डिजीज में, यहाँ तक कि रूमेटिज्म में, मॉस्किटो रिप्लिकेंट में, बर्न में। आपने देखा होगा कि इस तेल को अगर ओलिव ऑयल के साथ मिलाते हैं तो हाथ पैरों में मालिश में भी काम आता है, यानी स्किन से भी इसको सक कराने की व्यवस्था है आपके यूकलिप्टस प्लांट के ऑयल की। तो यूकलिप्टस प्लांट को स्पेशली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्थान इसलिए दिया गया कि यहाँ पर इसके ऑयल को या इसकी पत्तियों के जो ऑयल हम निकालते हैं, जो अर्क निकालते हैं, वो हमारे पूरे कफ संस्थान में या रेस्पिरेटरी चैम्बर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारा अगला पौधा है फेलिएंड्रियम एक्विसिटम। ये अम्लेसी फेरी फैमिली का पौधा है और इसका कॉमन नाम जो है वाटर ड्रॉप इसे हम कहते हैं। ये यूरेशिया में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, यूरोप में, साइबेरिया के जंगलों में ये पाया जाता है। ये एक पॉइजनस पेरेंटल हर्ब है जिसमें कोई भी ब्रैक्ट नहीं पाया जाता इसके डालियों में। विदाउट ब्रैक्ट होता है या देयर आर नो ब्रैक्ट इन होल प्लांट। फ्लावर इसके पिंक कलर के होते हैं। पौधे के रूप में हम इसका उपयोग, औषध के रूप में इसके फल का उपयोग हम करते हैं। इस पौधे के फल को हम पी ग्रुप के मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। ये डायूरेटिक होता है प्रकृति से इसकी, और एंटी डायरियल, स्पेक्टोरेंट, लैरिंजियल, अस्थमा, कैट्रिस के रोगों में हम इस पौधे का उपयोग करते हैं। हमने इसमें अगला पौधा पी ग्रुप में मिलाया है पॉलीगेला अमारा, जिसे हम कॉमन नेम में बटर मिल्क बीट कहते हैं, और ये फैमिली पॉलीगलेसी का पौधा है। ये पूरे यूरोप में पाया जाता है। भारत में ये पौधा कम मिलता है लेकिन यूरोप में ज़्यादा मिलता है। भारत में लगभग अभी इसकी पहचान नहीं की गई है। ये एक ग्रासलैंड हर्ब है जिसकी पत्तियां अल्टरनेट पॉइंटेड होती हैं, सेसाइल होती हैं, एलिपेटिक होती हैं, यूजली ये मार्जिन पर नुकीली होती हैं। फ्लावर इनके रेशिम इन्फ्लोरेसेंस के होते हैं। रेशिम इन्फ्लोरेसेंस का मतलब एक के ऊपर एक अल्टरनेट करके करना। कैप्सुलर फ्रूट होता है, छोटा फ्रूट होता है, स्मॉल होता है और 2 सीड का होता है, यानी इसके फल में 2 बीज पाए जाते हैं। इट मीन ये पौधा डाइकोटिलेडन्स है या 2 बीज पत्री का पौधा है। इसकी मेडिसिनल यूज में हम ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा और स्टमक पेन में हम इस पौधे का ज़्यादा उपयोग विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में देखते हैं।
हमारा अंतिम पौधा है यूरागोगा आइपिस कोनियाबाली। ये पौधा रूबिटिएसी फैमिली का पौधा है और रूबिटिएसी फैमिली के पौधे अमेरिका में स्पेशली या ब्राज़ील में पाए जाते हैं। भारत में इसकी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती। ये एक हर पौधा है जो अपोजिट सिंपल इंटायर स्टिपुलेट इंटरप्ल्योर इन्फ्लोरेसेंस का इसमें फ्लावर दिखाई पड़ते हैं। कार्पेल इसमें 2 होते हैं, एक्सियल प्लेटेशन होता है और फ्रूट इसका कैप्सूल की तरह होता है। बॉटनी के जो जानकार हैं, जो बॉटनी पढ़े हैं, वो इस इन्फ्लोरेसेंस की भाषा को या फ्लावर के डिस्क्रिप्शन की फैमिली को आप समझ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको मैटेरिया मेडिका पढ़ा रहा हूँ, तो मैटेरिया मेडिका से संबंधित जो पौधे हैं उनकी फैमिली और उनका डिस्क्रिप्शन बताना भी मेरी नैतिकता है, मेरा उत्तरदायित्व है। तो ये कुल मिलाकर के जो हमने आपको 6 पौधे बताए, ये 6 पौधे हमारे श्वसन संस्थान के मुख्य रूप से ब्रोंकियोल्स के लिए बने हैं। अब ब्रोंकियोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकियोल हमारा जो ये नेजल चैम्बर है, जहाँ से सांस हम अंदर लेते हैं और ये अंदर जाकर के एक नली में बदल जाता है, फिर वो नली हमारे दोनों फेफड़ों में जाकर के दोनों साइड में बढ़ जाती है, उन्हें हम ब्रोंकियोल कहते हैं। ब्रोंकियोल आगे जाता है तो छोटे छोटे कई खंडों में बढ़ जाता है। राइट साइड में ये 4 खंड में बढ़ता है और लेफ्ट साइड में 2 खंडों में बढ़ता है। फिर उनमें से छोटे छोटे 2 से 4 खंड बढ़ते हैं जो पूरा का पूरा रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बना लेते हैं। और इनकी जो संरचना होती है ये सिलेटेड एपिथेलियम की होती है। ये जब मैंने आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोली, एल्ब्यूली और एल्ब्यूलस या एयर सैक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। पूरा का पूरा जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसमें अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। ये हमारे पूरे के पूरे लंग्स को घेरे रहते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज से अशुद्ध रक्त आता है हृदय से चल करके, वो हमारे लंग्स पर आकर के रुका रहता है। जब हम श्वसन क्रिया लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के हम ब्रोंकियोल के माध्यम से लंग्स तक लाते हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि P1 को ब्रोंकियोल के लिए स्पेशली दवा क्यों बनाई गई। जब जुखाम, सर्दी, खांसी, हमारे रवि कुमार द्विवेदी जी ऑनलाइन हैं, मैं आपका भी नमस्कार करता हूं। तो जब हमको ये लगता है कि सर्दी, जुखाम, बुखार होने वाला है और हरारत होने वाली है, उस दशा में हम पहले P1 को याद करते हैं, क्योंकि P1 हमारे नेजल चैम्बर से लेकर के लंग्स तक पहुंचाने के पूरे रास्ते का जिम्मेदार है। अब अगर इन रास्तों पे इन्फेक्शन हो जाए, इन रास्तों पे कोई अनियमितता आ जाए तो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे रिस्पिरेटरी चैम्बर में जाने से रुकेगी, बाधित होगी। अगर हमारे इस ब्रोंकियोल में कोई इन्फेक्शन है या कफ भरा हुआ है या एयर ट्रैक कंप्लीट हमारा ओपन नहीं है, तो ऐसी दशा में हमको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, सांस हमारी फूलने लगेगी, हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। और जब ऑक्सीजन हमको कम मिलेगा तो शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा कम जाएगी और इसका मतलब हुआ कि हमारा का पूरा रिस्पिरेटरी चैम्बर या ट्रैकियल चैम्बर पूरा ओपन, साफ होना चाहिए। और उस दशा में जब शुरुआती दौर में हमको कोई सर्दी, खांसी, जुखाम का असर दिखाई पड़ता है तो हम P1 की मेडिसिन को लेते हैं। P1 को हम एफ1 के साथ जोड़ करके लेते हैं तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि P ग्रुप में जितनी भी मेडिसिन हैं उनमें P1 आपका ब्रोंकियोल के लिए या नेजल चैम्बर से लेकर लंग्स तक के पूरे रास्ते को बेहतर बनाने के लिए या उस अंग की सुरक्षा के लिए, उसके कार्यों के लिए ये बहुत कारगर औषधि है। इस नाते जब भी आपको सूखी खांसी लगे, गले में खराश लगे, आपको लगे कि हमारी सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ आपको लगता है कि नाक आपकी जाम हो रही है, तो ऐसी दशा में आपको P1 या F1 के साथ तुरंत याद करना चाहिए। इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। रात में मैं आपको P ग्रुप के शेष औषधियों के बारे में चर्चा में फिर हिस्सा लूंगा। तब तक के लिए आप अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को एक बार फिर इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रात में 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।